Good afternoon, everyone. Here Hemanta ma'am is once again with today's lecture. Students, in last lecture we have completed reading of the page number 17 of the second chapter Last Spring. तो बच्चे हमने सेकंड चैप्टर जो है आपका लास्ट स्प्रिंग फ्रॉम योर बुक फ्लैमिंगो, आपकी फ्लैमिंगो बुक से उसका सेकंड चैप्टर जो है लास्ट स्प्रिंग, तो उसकी रीडिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो पेज नंबर 17 की हमने रीडिंग कंप्लीट की थी। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 18। तो आज हम पेज नंबर 18 पे जो रीडिंग है उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा 18 से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो पीछे हमने पेज नंबर 17 में जो उसको पढ़ा था तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो है पेज नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 17 में मैंने आपको बताया था कि जो मुकेश है, मुकेश की फैमिली के बारे में बताया था कि मुकेश कहाँ रहता है। वो फिरोज़ाबाद में रहता था। उसकी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी। तो उसके मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था। बट मुकेश के कुछ ड्रीम्स उसके ये थे कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो मुकेश जो है वो राइटर को अपने घर लेके जाता है। तो जब वो राइटर वहाँ उसके घर जो है जाती है तो रास्ते में वो देखती है कि वहाँ की जो लेन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रम्बलिंग थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चौक वहाँ पे था जो गॉर्वेज था उन लेन्स में, ठीक है। स्टिंगिंग लेन्स थी, बदबूदार जो होती हैं वो थी। वॉल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रम्बलिंग थी, टूटी हुई वॉल्स थी वहाँ पे, बॉबी डोर्स थे। तो जो मुकेश का घर है वो भी सेम ऐसा ही था। तो मुकेश की फैमिली में उसके जो भाई एक रहते थे, बड़े भाई जो थे वो रहते थे, प्लस उसके फादर रहते थे, प्लस उसकी ग्रैंड मदर थी और उनकी भाभी थी। भाई की जो वाइफ है वो उनके घर में रहती थी। और वाइफ जो है मतलब जो उसकी भाभी है वो पूरे घर को जो है कमांड करती थी, पूरे घर को संभालना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो बेटा आगे फिर वो कहते हैं कि मुकेश की जो ग्रैंड मदर वो कहती है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो कर्म है, ठीक है, वो अपनी कर्म कहती है हमारे जो कर्म ही ऐसे हैं कि अब हमने इसमें ही रहना है, हमारी यही लाइफ है और इसी में हमने जीना है। यही चीज़ें हमने देखी हैं। हमने अपनी लाइफ में बैंगल्स ही जो हैं वही देखी हैं, उसी को हमने बनाना देखा है। बैंगल्स हमने अपने घरों में देखी हैं, हमने अपनी जॉर्ड्स में देखी हैं, हमने अपनी नेबर्स में देखी हैं। इवन की जो स्ट्रीट है यहाँ की जो फिरोज़ाबाद की, वहाँ पे हमने देखी है। हर जगह हमने बैंगल्स ही देखी हैं। कहते कि कुछ जो होते हैं वो कार जो 4 व्हीलर्स होते हैं उसके ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ से वो निकलते हुए जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है इसी में ही रहती है और हम यही काम करते हैं। तो नेक्स्ट आगे जो राइटर है वो हमें एक और लड़की के बारे में बताते हैं। उस लड़की का नाम है सविता। अब हम नेक्स्ट वहाँ से रीडिंग करेंगे। तो कहते हैं कि सविता जो है एक जंग गर्ल इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, कि सविता ने एक जंग गर्ल है, एक छोटी लड़की है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। पिंक कलर की ड्रेस मीन्स ड्रैब, डल जो कलर होता है पिंक, वो उस कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग विद एन एडरली वुमेन, तो वो एक एडरली वुमेन के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन। तो कहते हैं कि वो क्या करे, ग्लास वो शीशा जो कांच जो है उसको वो बना रही है, मतलब वो चूड़ियाँ जो है वो बना रही है उस कांच की। तो कहते हैं उसके हाथ इस तरह से काम करें जैसे कोई मशीन जो है वो काम करती है। कहते हैं आई वंडर इफ़ शी न्यूज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। कहते हैं कि अगर ये जाने की जो बैंगल्स बना रही है, जिसमें जो हेल्प कर रही है अपनी जो उसके साथ बैठी हुई है, इसको इसका पता नहीं है, इसका मीनिंग नहीं पता कि क्या मतलब है, इन बैंगल्स का क्या मतलब है। जिन बैंगल्स को ये बना रही है इसको इसके बैंगल्स का मतलब नहीं पता, ये किसके लिए बना रही है, क्यों बना रही है। कहते हैं इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो कहते हैं ये जो बैंगल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इंडियन वुमेन्स जो है हमारी, उनका ये सुहाग होता है और ये मैरिज के टाइम पर इसको पहनती है, जब मैरिड होती है तब ये बैंगल्स जो है वो डाली जाती हैं। कहते हैं इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and her bangles rolled into her wrist। कहते हैं कि ये वंडर होगी, कह रहे आई वंडर इफ यू न्यू सैनिटी ऑफ द बैंगल इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। कहते हैं इंडियन वुमेन के सुहाग को ये सिम्बलाइज करता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे। कहते हैं ये इसको तब पता चलेगा, एक दिन अचानक इसको पता चलेगा कि इन बैंगल्स का क्या मतलब है, ठीक है, क्या महत्व है, क्यों डाली जाती हैं ये जो बैंगल्स। कहते हैं एक दिन अचानक इसको पता चलेगा, कब, जब इसका जो हेड है उसको ड्रैप्ट किया जाएगा किसके साथ, रेड वेल के साथ, मतलब इसका घूंघट निकाला जाएगा रेड कपड़े के साथ, रेड दुपट्टे के साथ जब घूंघट इसका निकाला जाएगा, इसके हैंड्स जो हैं
उसको ड्राई अप किया जाएगा, इसके साथ हीना के साथ, मतलब इसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी, इसको रेड बैंगल्स जो हैं वो डाली जाएंगी इसके हाथों में। कहते फिर इसको पता चलेगा कि इन बैंगल्स का क्या मतलब है। अभी तो सिर्फ ये काम की तरह उसको यूज़ करके ये मेरा क्या है, काम है, तो एक काम समझ के इसको कर रही है, लेकिन इसको इतना नहीं पता कि जो बैंगल्स ये बना रही है इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है इसकी। तो नेक्स्ट वो कहते शी विल देन बिकम अ ब्राइड। कहते तब ये क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, तब ये दुल्हन बन जाएगी। जब ये बैंगल्स वगैरह इसको डाली जाएंगी, जब ये रेड दुपट्टा जो है इसको दिया जाएगा, घूंघट निकाला जाएगा, मेहंदी लगाई जाएगी, तब ये क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी। कहते लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर टू बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। तो कहते हैं जैसे कि जो वुमन इसके साथ बैठी हुई है, ये मतलब बनी थी, ये दुल्हन बनी थी काफ़ी ईयर्स पहले। शी स्टिल्स हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। कहते अभी भी उस औरत ने, वो जो वहाँ पे बैठी हुई थी वुमेन, कहते अभी भी उसने अपने हाथों में बैंगल्स डाली हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भी लाइट नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. कहते हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। कि वो जो औरत वहाँ पे बैठी हुई है क्या कहती है, कहती है कि कभी मतलब हमने पेट पर जो खाना होता है, एक शेर मतलब एक क्वांटिटी में जो फूड लिया जाता है एक टाइम में, तो कहते हैं कि कभी हमने एक फुल जो मील होता है, कभी हमने एक टाइम वो नहीं खाया। तो कहते हैं कि शी हैज़ नॉट इन्जॉयड, क्योंकि पूरी लाइफ में उसने कभी भी अपनी जितनी भी जो लाइफ टाइम थी, कभी भी उसने भरपेट जो खाना होता है वो उसने नहीं खाया था। कहते दैट्स व्हाट शी हैड रीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो कहते हैं कि वहाँ पे उसके जो हस्बैंड है, उसका वो जो औरत वहाँ पे बैठी है, उसका जो हस्बैंड है, उसकी जो बियर्ड है, फ्लोइंग बियर्ड है, मतलब उसने दाढ़ी रखी हुई है, फ्लोइंग है काफ़ी ज़्यादा। तो कहते हैं कि उसकी फ्लोइंग बियर्ड है, तो उसने क्या कहा, वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ बैंगल्स बनाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं जाना, मतलब और उसको कुछ भी नहीं आता था। तो कहता है ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन। तो कहते हैं कि मैंने इसके अलावा सिर्फ मैंने अपनी लाइफ में बैंगल्स ही बनाए हैं, और मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किसके मतलब अलावा कि एक घर मैंने बना दिया। कहते सिर्फ मैं घर ही बना पाया अपनी पूरी लाइफ टाइम में, जितना मैंने काम किया है मैं उसमें सिर्फ क्या बना गया है, मैंने घर ही बनाया है। और हमें तो खाना भी नहीं मिलता खाने के लिए, कि मतलब हम पूरा भरपेट खाना खाएं तो वो हमें खाना भी नहीं मिलता। तो सिर्फ उसमें मैं क्या कर पाया हूँ अपनी पूरी लाइफ में, सिर्फ क्या कर पाया हूँ कि एक जो घर है छोटा सा उसको बना पाया हूँ। कहते हैं हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। कहते हैं कि ये जब मैंने उसकी ये बातें सुनी हियरिंग हिम, तो मुझे ये हैरानी हुई कि कम से कम इसने इतना तो अचीव किया ना, जो काफ़ी लोग जो है वो अचीव नहीं कर पाते। मतलब काफ़ी लोग जो है वो तो घर भी नहीं बना पाते, तो कम से कम इसने अपनी लाइफ में एक घर तो बना लिया जिसके नीचे ये रह रहे हैं। कहते द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट carrying on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echo the lament होता है complain करना of their elders. Litter has moved with times, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toils have Litter has moved with times, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toils have killed all initiatives and the ability to dream. तो कहते हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि ये जो दर्द है, ये जो क्राई है हमारी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एनीथिंग एक्सपेक्ट क्राइंग कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि हमारे पास कुछ पैसे नहीं है कि ताकि हम कुछ और बिजनेस जो है उसको स्टार्ट कर सकें। कहते हैं हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम बैंगल्स जो है इसी को बना सकते हैं। कहते हैं इवन कि हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी यहाँ पे नहीं होता।
तो कहते हैं जो जंग मैन क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट की आवाज़ है कि हमारे जो एल्डर्स थे वो भी ऐसे थे, मतलब बेंगल्स का ही काम करते थे, और हमारी लाइफ जो है स्टार्टिंग से, हमारे एल्डर्स की लाइफ भी वैसी है और आगे हमारी लाइफ जो है वो भी ऐसी ही है कि हम क्या करते हैं, हम फिरोज़ाबाद में रहते हैं और हमने यही काम करना होता है। कहते हैं ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहते हैं ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग कि जो हम करते हैं, मतलब हमारा जो दिमाग इस काम में इतना ज़्यादा सुन्न हो गया हुआ है हमारा दिमाग, बस यही है कि हमने क्या करना है, बेंगल्स का काम ही करना है। मतलब और हमें कोई काम करने के आगे हम कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज कुछ खाने को ही नहीं होता। हम सोचते हैं चलो कम से कम हम कुछ खा तो लें, तो इतना मतलब हमारे पास पैसा होता ही नहीं। सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना जो है वो खाते हैं, हम वो खा पाते हैं। दूसरा काम हमने कैसे स्टार्ट करना है, तो कहते हैं इसने हमें इतना ज़्यादा गिल्ड कर दिया कि कोई हम इनिशिएटिव अगर लेना भी चाहे, कोई हम काम स्टार्ट करना भी चाहे, तो हम नहीं कर पाते। नेक्स्ट कहते हैं कि वाई not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers। कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मैन थे जो वहाँ पे खड़े थे, जो ट्रैप्ड हुए थे, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी और फोर फादर्स जो हैं वो भी और वो खुद भी, मतलब जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं कि उनको खाना नहीं मिलता, बस यही काम करते हैं। तो मैं कहते हैं, मैंने उनको कहा कि आप एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, आप एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो जिसका कोई लीडर होता है, और लीडर जाके आगे जो जिनकी कंपनीज होती हैं, जो जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको आगे जाके आपकी जो भी डिमांड है वो उनको बताए कि कम से कम हमें इतना पैसा तो दिया जाए कि हम लोग कुछ खा सकें, ठीक है, हम भरपेट खाना तो खा सकें। तो कहते हैं आप एक जो ग्रुप है वो क्यों नहीं बनाते हो, आप एक कोऑपरेटिव जो है वो क्यों नहीं बनाते हो। वो उसको पूछती है, जो राइटर है वो उनको पूछती है, वहाँ जो आदमी खड़े थे उनको वो पूछती है। कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वन। कहते हैं कि अगर हम ये जो ऑर्गेनाइज अगर बना भी लें तो हम उनमें से हैं हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जो कि मतलब पुलिस के द्वारा हॉल्ड होंगे, ठीक है, जिनको पुलिस जो है वो क्या करेगी, डराएगी, धमकाएगी, मारेगी। तो कहता है कि हमें बीटन करेगी, ड्रैग्ड करेगी और हमें क्या करेगी, जेल में डाल देगी, समथिंग इलीगल दे से। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, तो ये जो लोग हैं ये हमें क्या कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, और पुलिस हमें क्या करेगी, मारेगी, पीटेगी, हमें घसीटेगी, और हमारे ऊपर कोई ना वो कहेगी कि आपने कुछ इलीगल किया है। कंपनी वाले क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं, वो कुछ गलत खुद करेंगे और नाम इनका चढ़ा देंगे और इनको वो उस केस में फंसा देंगे, अगर ये क्या करेंगे, कुछ उसके खिलाफ कुछ अपनी आवाज़ है उसको रेज करेंगे। कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कहते हैं कोई यहाँ पे लीडर नहीं है और कोई हमारी हेल्प नहीं करता, चाहे कि हम जो है चीज़ों को कुछ और तरह से भी देखें, कोई और काम भी हम स्टार्ट कर सकें। कहते हैं their fathers are the tired as they are, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। कहते हैं कि हमारे जो फादर्स हैं वो भी मतलब थक चुके हैं, काम कर करके थक चुके हैं, और ये जो हमारे साथ इनजस्टिस होता है, ये जो चीज़ें होती हैं हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, सिर्फ हम यही शिकायत ही कर पाते हैं कि हम क्या हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ ये हुआ, ये लालची है, ये चीज़ है। कहते हैं हम यही कर सकते हैं, हम खुद कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट कहते हैं कि लिसनिंग टू दैम। कहते हैं जब मैंने उनको सुना, अब राइटर यहाँ पे कह रही, कहते हैं जब मैंने उनको सुना, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, कि मैं कहते हैं कि मैंने देखा कि यहाँ पे दो अलग तरह के वर्ल्ड हैं, ठीक है, दो अलग तरह के वर्ल्ड हैं। वर्ल्ड कौन कौन से हैं? कहते हैं वन ऑफ द फैमिली कैच इन अ बैब ऑफ द पॉवर्टी वर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर वन। कहते हैं कि एक यहाँ पे इस तरह की फैमिलीज़ हैं कि जो किस में कैच हैं, वो पॉवर्टी में कैच है, अब बिल्कुल गरीब हैं, जो मतलब सोच ही नहीं सकती कि बाहर भी कोई काम होता है, बाहर भी कुछ होता है, हम कुछ और भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ इसी में ही होता है कि हमने क्या करना है, बेंगल्स जो है उसको बनाने का काम ही करना है। कहते हैं यहाँ पे इस तरह की फैमिलीज़ हैं, एक तो इस तरह की फैमिलीज़ हैं और वो अपने बच्चे जो होते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनकी जनरेशन टू जनरेशन यही काम चलता है। तो कहते हैं इस तरह की यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, कुछ ये वाली रहती हैं जो बच्चों के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर डालती है, क्योंकि उनके बच्चों को भी तो यही काम करना होता है, वो आगे सोच ही नहीं पाते, वो उनकी सोच जो है वो चेंज ही नहीं हो पाती कि हम भी कुछ और कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा पुअर होते हैं। कहते हैं एक यहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं और दूसरे द अदर
A vicious circles of the साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पुलिसमैन। तो कहते हैं दूसरे जो जहाँ पे होते हैं वो कौन से होते हैं, जो साहूकार होते हैं, मिडलमैन होते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं वो यहाँ पे सारे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑफ द ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो कहते हैं ये सारे मिलके बच्चों के ऊपर क्या डालते हैं, बर्डन डालते हैं, कि बच्चों को इसी चीज़ में ही इन्वॉल्व करते हैं, उनको बाहर कहीं सोचने के लिए मतलब उनके इतना सोचने ही नहीं देते कि हम भी बाहर जाके कुछ काम करें। कहते हैं बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो कहते हैं कि इससे पहले कि वो क्या करें, वो थोड़े से अवेयर हों, ये जो अवेयर हों तो वो पहले ही क्या हो जाते हैं, इसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने यही काम करना है, यही हमारा काम है, जैसे उनके फादर करते थे। ये जो बच्चे होते हैं वो भी आगे नहीं सोच पाते, वो इस काम को ही अपना काम समझते हैं कि हमने क्या करना है, हमारी यही लाइफ है और हमने ऐसे ही रहना है और यही काम हमने करना है। देन वो कहते हैं टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। कहते हैं कुछ करना, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ और करना इनके लिए क्या है, कुछ डेयर करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, मतलब कि कुछ साहस करना, किसी चीज़ को लेके हिम्मत करनी। तो कहते हैं ये इनकी लाइफ का कभी भी पार्ट नहीं बना। कुछ करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है, एक डेयरनेस चाहिए होती है। कहते हैं इन लोगों के बीच में जो डेयरनेस है वो इनके बीच में है ही नहीं, वो इनकी लाइफ का कभी भी पार्ट नहीं बन पाया। कहते हैं व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। कहते हैं जब मैं मुकेश को देखता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीयर्ड होती, काफ़ी ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, मैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हूँ मुकेश को देख के। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसने कम से कम थोड़ा अलग तो सोचा, ठीक है, उसने कुछ डेयर करने की कोशिश तो की, उसने कुछ अलग करने की कोशिश तो की। कहते हैं आई एम चीयर्ड आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीटेड। कहते हैं इतनी देर में जो मुकेश है उसने फिर से रिपीट किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक जो है वो बनना चाहता हूँ। उसकी फैमिली, उसके जो मतलब फैमिली, उसके जो जितने भी आगे पीछे जितने भी जो लोग हैं वो सारे क्या काम करते हैं, यही करते हैं, इसके अलावा वो कुछ और सोचते ही नहीं थे। तो कहते हैं कि मुकेश ने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि उसने ये तो कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। कहते हैं ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। कहता है कि वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊंगा और मैं लर्न करूंगा, मैं सीखूंगा कैसे मोटर मैकेनिक जो है मैं बनूंगा, कैसे मैंने सीखनी है वो चीज़ें। कहते हैं बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। कहता आई विल वॉक, और मैं वहाँ पे वॉक करके जाऊँगा, मतलब मैं चल के जाऊँगा। मुकेश के ये हिम्मत थी। कहता कि मेरे घर से वो गैरेज काफ़ी दूर है, फिर भी मैं वहाँ पर चल के जाऊँगा। वो कुछ अलग सोच रहा है, वो कुछ अलग करने की सोच रहा है, कुछ अलग उसमें हिम्मत आई है। तो दूसरे तो हिम्मत ही नहीं करते। तो कहते हैं हिम्मत करना, जो डेयरनेस होती है वो इनकी लाइफ का कभी भी पार्ट नहीं है। देन वो कहते हैं डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये भी ड्रीम है कि तुम एक प्लेन जो है उसको उड़ाओगे। ही इज़ सडनली साइलेंट। कहते वो सडनली चुप हो गया और उसने रिप्लाई किया नो। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड में मतलब देखते हुए उसने क्या कहा, नो। उसने अपनी मतलब बिल्कुल चुप हो गया वो, तो चुप करके उसने क्या कर दिया आगे से, नो। क्योंकि राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम जो प्लेन है क्या उससे भी उड़ाना चाहोगे, वो भी तुम्हारा ड्रीम है। कहते हैं इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट जेट टर्न इनटू रेग्रेट। कहता है ये जो उसकी छोटी उसने आवाज़ मतलब हल्की से उसने बोला कि नो, बिल्कुल कम आवाज़ में उसने बोला नो, उसमें उसकी क्या थी, एक एम्बेरसमेंट थी, थोड़ी सी उसको शर्म आई। जब उसने गर्दन नीचे की उसको थोड़ी सी शर्म इस चीज़ के लिए आई कि मतलब इसने कि प्लेन के लिए कभी सोचा ही नहीं। उसको ये हुआ कि मैंने कभी प्लेन के लिए सोचा ही नहीं, लेकिन उस चीज़ का उसको कभी भी रिग्रेट नहीं था, उसको कभी भी पछतावा नहीं था। कहता है ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कहते हैं ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। कहते हैं वो हमेशा किस चीज़ का सपना लेता था, उसके मन में क्या था, उसको कभी भी ये रिग्रेट नहीं था कि मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा। उसको थोड़ी सी शर्म आई इस चीज़ की, एम्बैरेस थोड़ा सा हुआ वो, बट उसको
ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं जो है वो प्लेन नहीं उड़ाऊँगा। उसको सिर्फ उसका जो ड्रीम था, उसका ड्रीम क्या था कि जो कार है, कार को मैं चलाऊँ। ठीक है, उसका ड्रीम कार मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल बनने का था उसको। क्यों? क्योंकि उसने अपने आसपास जितनी जो स्ट्रीट है ना उसके पास, वो अपनी स्ट्रीट में उसने उन गाड़ियों को चलते हुए देखा था, तो बस उसका यही सपना था। कहते हैं कि आगे जो पोइट जो है वो खुद से कहते फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर से भी तो कुछ जो वो हैं एरोप्लेन जो हैं वो भी तो उड़ते हैं, वो भी तो मतलब जाते हैं। क्या मतलब ये इन बच्चों के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो ये नहीं सोचते इनके लिए जो कार मोटर मैकेनिक बनना भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि अगर इसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया तो इनकी लाइफ जो है वो बन जाएगी। तो एरोप्लेन के बारे में तो ये बच्चे कभी सोच ही नहीं पाते। मतलब इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा वो थी, इतनी ज़्यादा वो पुअर थे, इनको यही था हमारा यही काम है, मतलब हमारी लाइफ ही ऐसी है, ये हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सिर्फ यही मतलब भरपेट खाना भी नहीं खा पाएंगे, और हमारी यही लाइफ है कि हमने ये बैंगल्स का काम ही करना है। इसके अलावा वो कुछ और सोचते ही नहीं थे। तो वो कहते कि मुकेश ने ये चीज़ सोची, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुकेश के लिए मतलब उसको होती थी कि उसने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि मैं कुछ और करूँ। तो स्टूडेंट्स, बच्चे, आपका ये जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया। तो कल इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।